नमस्कार, मैं सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, उस विद्रोह की जो मेरठ से शुरू हुआ था और जिस विद्रोह ने अंग्रेजों के भारत से पैर उखाड़ दिए थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होती है उसके जनरली 4 कारण बताए गए हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो 1857 की क्रांति हुई इसका 5वां कारण भी है। और 5वां और जो अंतिम इसका कारण माना जाता है, ये कारण था सैनिक कारण, जिसे तत्कालीन कारणों में भी कहा गया है। अब 1857 की क्रांति के विषय पे हजारों पुस्तक लिखी गई हैं। मैं कह सकता हूं कि हजारों से ज्यादा भी पुस्तक इसके ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन इसके विषय में पहली पुस्तक जो लिखी गई है ये थी असबाब ए बगावत ए हिंद। तो 1857 की क्रांति में पहली पुस्तक है असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किताब सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ये जो किताब है ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है, जो 1857 की क्रांति के विषय पर लिखी गई पहली किताब थी। ऐसी बहुत सारी किताब 1857 की क्रांति पर लिखी गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1857 की क्रांति हुई क्यों? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी क्रांति के जनरली 4 कारण होते हैं, लेकिन इसका 5वां कारण भी था। तो आइए जानते हैं हम 1857 की क्रांति के जो कारण हैं उनके विषय में। तो देखिए, पहला जो कारण है ये है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेज लोग जो है ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेजों का मानना यह था कि संसार में 2 जातियां ईश्वर के द्वारा पैदा की गई हैं। पहली जाति गोरी जाति और दूसरी जाति काले लोग। काले जो जैसे हम जो हैं भारतीय, हम काले हैं, और यूरोप में जो लोग रह रहे हैं ये हैं गोरे। तो अंग्रेजों का मानना यह था कि ईश्वर ने गोरे लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है और गोरे लोगों को ये ठेकेदारी दी है कि वे काले लोगों को भी सभ्यता का पाठ पढ़ाएं। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि काले लोग जो हैं असभ्य हैं, ठीक है। और ये इन्होंने दर्शाया भी। अंग्रेजों के जो मकान हैं उन पे लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड। तो भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने हर समय कुछ ना कुछ प्रयास किया। तो ये जो है ये सामाजिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। देखिए, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं इतने लंबे कारण नहीं बना सकता, लेकिन मैंने आपको वो कारण बताया जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद मैं अगली बात करूंगा। तो अगला कारण है आर्थिक कारण। भारत, आप सभी ने सुना होगा कि भारत जो है ये सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को अंग्रेजों ने इतनी बुरी तरीके से लूटा कि भारत जो है आज तक वर्तमान में भी भारत की जो हालत है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। अब कारण यह था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत का शोषण किया। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 3 व्यवस्था टैक्स वसूली के लिए बनाई गई है। पहली व्यवस्था जो इनके द्वारा बनाई गई थी ये थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बनाया गया था। इसे परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। और इस सेटलमेंट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या था। इसमें एक तो हो गया आपका अंग्रेज, दूसरे हो गए जमींदार और तीसरे हैं हमारे किसान। तो ये व्यवस्था क्या है, इसमें जमींदार बिचौलिया की भूमिका था, बिचौलिया की भूमिका निभाता था। होता यह था कि जमींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे और किसानों से टैक्स लेके जमींदार फिर टैक्स किसे देते थे, अंग्रेजों को। तो एक तरीके से बिचौलियावाद सिस्टम था। और इस सिस्टम में होता क्या था, अंग्रेज जो टैक्स वसूलते थे, जमींदार जो टैक्स वसूलते थे उसका 89% भाग जमींदार अंग्रेजों को देते थे। ये टैक्स किसे दे दिया, अंग्रेजों को। और 11% जो है ये अपनी मेहनताना के रूप में वसूलते थे। अब किसानों से कितना टैक्स लिया जाएगा ऐसा कोई फिक्स नहीं था, जिसके कारण जमींदार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते, यानी कि शोषण करते थे। और यही व्यवस्था बाद में भारत में नक्सलवाद का कारण भी बनी। नक्सलवाद जो पश्चिम बंगाल का एक गांव है नक्सलवाड़ी, वहां से व्यवस्था शुरू हुई थी। तो भारत में जमींदारी व्यवस्था ही नक्सलवाड़ी व्यवस्था में कन्वर्ट हुई है। इसकी वीडियो मैं आपको अगले माध्यम से बताऊंगा। तो ये व्यवस्था जो है स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या हुआ, बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण हुआ। इसके बाद जो दूसरी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है ये है महाल वाड़ी।
महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, देखिए क्या होता था, गांव का मुखिया, मतलब अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के लिए एक व्यवस्था बनाई कि अंग्रेज लोग गांव के मुखिया से टैक्स वसूलते थे और गांव का मुखिया समस्त गांव से टैक्स वसूल करके फिर अंग्रेजों को देता था। तो यह व्यवस्था कहलाती है महालवाड़ी व्यवस्था। उत्तर भारत में, खासकर पश्चिमी भारत और आपका जो पंजाब साइड है, इस समय जो है, मतलब सॉरी, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो ये भी एक तरीके से शोषण ही था। और तीसरी जो व्यवस्था है ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत बोला जाता है किसानों को। इसमें अंग्रेजों ने सीधा किसानों से टैक्स वसूल किया और भारत में सबसे ज्यादा हिस्से पे यही व्यवस्था थी। लेकिन इस व्यवस्था में समस्या ये थी कि टैक्स की दर जो है बहुत ज्यादा थी। और इसमें क्या होता है कि टैक्स चुकाने के लिए किसान महाजनों से लोन लेता है और फिर वो महाजनों के चंगुल में फंस जाता है और फिर ब्याज पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा लगा के महाजनों ने किसानों को बहुत बुरी तरीके से लूटा। तो ये जो तीनों व्यवस्था हैं ये हमारे आर्थिक कारणों में आती हैं, जिसके द्वारा अंग्रेजों के मतलब जिसके तहत अंग्रेजों के द्वारा भारत में जबरदस्त तरीके से शोषण हुआ। इसके अलावा भारतीय जुलाहे, उनका जो काम धंधा था, मतलब जो ये कपड़ा बुनते थे, उनका धंधा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के द्वारा ठप कर दिया गया। इसके अलावा राजे रजवाड़े जो पहले थे, तो इनके यहाँ पे बहुत से जैसे मोची हैं या फिर धोबी हैं, अलग अलग किस्म के लोग इनके यहाँ पे आके नौकरी पाते थे। वे सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने आके क्या कर दी, ध्वस्त कर दी। तो भारतीय व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का जो मैंने ये पॉइंट आपको बताया काफी इंपोर्टेंट है। तो आर्थिक कारणों में जो 1857 की क्रांति है उसका एक कारण ये भी है। इसके बाद है आपका राजनीतिक कारण। तो देखिए राजनीतिक कारण क्या रहा राजनीतिक कारण ये रहा कि अंग्रेजों ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स व्यवस्था चलाई। देखिए आप सभी जानते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय एक नियम बनाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। यानी कि ये सीधी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका अर्थ है कि गोद निषेध प्रथा। मतलब कहने का मतलब ये है जो रियासत ऐसी हैं जिनके पास अपने निजी बच्चे नहीं हैं और उन्होंने क्या काम कर रखा है, उन्होंने किसी दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट मींस मतलब गोद लिया है। तो ऐसी व्यवस्था पे अंग्रेजों के द्वारा बैन लगा दिया गया। और इत्तेफाकन हुआ भी क्या कि ऐसे मतलब इस समय काफी ऐसी रियासत थी जिनके पास अपने निजी पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने दूसरों को गोद लेने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी गोद लेने पर रोक लगा दी थी। तो ऐसी समस्त रियासतों को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। तो ये थी क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वजह से भारतीय शासक अंग्रेजों से परेशान थे, क्योंकि जो इसे कहा जाता है राज्य हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को शुद्ध हिंदी में राज्य हड़प नीति भी कहा गया। तो इस राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर भारतीय रियासतों को हड़पा है और अपने साम्राज्य का क्या किया है, विस्तार किया है। अब इसके बाद है धार्मिक कारण। देखिए धार्मिक कारण बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हुआ ये था कि 1813 में ये होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, 1813 में अंग्रेज ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान करते हैं। और इसी के तहत क्या होता है, अंग्रेज लोग यानी कि जो ईसाई मिशनरी हैं ये भारत में आके ईसाई धर्म का प्रसार करते हैं और इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इन्होंने समाज के जो अछूत वर्ग है या फिर जो निचला तबका है या जो फिर जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको अपने में मिलाने का प्रयास किया। इन्होंने उन्हें पैसों का लालच दिया, उन्हें और दूसरे तरीके से लालच दिए गए और बड़े पैमाने पर लोगों का कन्वर्जन किया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो लोग कैदी बनाए गए थे, जिन्हें फांसी की सजा हुई थी या जिन्हें जो है तिहाड़ जेल की सजा हुई थी या फिर जिन्हें काले पानी की सजा हुई थी, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने फुसलाने का प्रयास किया कि अगर आप हमारे धर्म में आ जाओगे तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सभी सजाओं से मुक्त कर देंगे। तो लोगों ने पैसों के लालच में, अपनी जान बचाने के लालच में क्या किया, बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म अपनाया। यहाँ पे एक अंग्रेज ने एक लाइन लिखी है, मेजर एडवर्ड, एक अंग्रेज है मेजर एडवर्ड, ये कहता है कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराना है। तो बड़े पैमाने पे कन्वर्जन किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के धर्म में भी हस्तक्षेप किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं
कि जब सती प्रथा जो है, सती प्रथा पर जब अंग्रेजों ने बैन किया था तो कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया था। जैसे राधाकांत देव ने एक संगठन बनाया था देव समाज। इसके मतलब इसका कारण ये था कि राधाकांत देव क्या कर रहे थे, राधाकांत देव नहीं चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो। तो यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी भारतीय ऐसे थे जो इस प्रथा को समाप्त होना नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने सती प्रथा खत्म करने का विरोध किया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने जैसे क्या हुआ 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। तो इस तरीके से जो कानून हिंदू धर्म पे धार्मिक मामलों को लेकर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, तो भारतीयों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया था। इसके बाद क्या है, सैनिक कार्य। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जनरली किसी भी क्रांति के 4 कारण होते हैं, लेकिन इस क्रांति का एक 5वां कारण भी है, ये कारण है सैनिक। अब सैनिक कारण क्या था आप जानिए। देखिए सैनिक कारण क्या था, हुआ ये था कि दिसंबर 1856 में सेना में ब्राउन ब्रेस के स्थान पर, ब्राउन ब्रेस के स्थान पे इनफील्ड राइफल या फिर एनफील्ड, कहीं कहीं पे ई की जगह क्या आ जाता है, एनफील्ड भी आ जाता है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आप इनफील्ड या फिर एनफील्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सी किताब कॉपीराइट से बचने के लिए ऐसा लिखती है। तो एनफील्ड राइफल जो है ब्राउन ब्रेस के स्थान पर सेना में शामिल की गई और दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। यूपीपीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप नोट कर सकते हैं। अब हुआ ये कि इस बंदूक में कहा गया कि इस बंदूक में जो कारतूस यूज हुआ है और वो कारतूस जो यूज होगा उसके विषय में कहा गया कि इसमें सुअर या फिर गाय की चर्बी लगी हुई थी। अब ये अफवाह या फिर जैसी भी ये घटना जो है जब तेजी के साथ फैली तो लोगों ने इस कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। ये है इस क्रांति का तत्कालीन कारण। लेकिन सैनिक कारणों की मैं अगर बात करूं तो सैनिक कारण का एक कारण ये भी था, देखिए होता क्या है, 1856 में कैनिंग के द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। अब ये सामान्य सेना भर्ती अधिनियम क्या था, इससे पहले ये होता था कि जितने भी लोग सेना में शामिल होते थे वे भारत से बाहर, खासकर हिंदू धर्म के लोग नहीं ले जाए जाते थे। लेकिन कैनिंग ने नियम बनाया कि अगर अब कोई नया रिक्रूटमेंट सेना में शामिल होगा तो उसे भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है। अब इन दिनों भारतीयों में, खासकर हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता प्रथा थी और ये रूढ़िवादिता प्रथा ये थी कि अगर वे लोग समुद्र को पार करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जब 1856 में सामान्य सेना भर्ती नियम कैनिंग के द्वारा बनाया गया तो भारतीयों के द्वारा, खासकर सैनिक वर्ग के द्वारा इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया था। इसके अलावा कैनिंग ने डाक व्यवस्था में भी क्या किया, बदलाव किया। अब देखिए होता क्या है कि डलहौजी के समय 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो उस समय सैनिकों को अगर अपने घर पे चिट्ठी भेजनी है तो चिट्ठी पे जो डाक टिकट लगा होता था उसके लिए सैनिकों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। लेकिन कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने व्यवस्था को चेंज किया और उसने कर दिया कि अगर सैनिक अपने घर पे कोई चिट्ठी भेजेगा तो उस पर जो डाक टिकट लगा होगा उसके लिए उसे 1 पैसा देना पड़ेगा। तो इस वजह से भी क्या हुआ, सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा हुआ। तो ये जो है हमारी क्रांति के जो है ये कारण है। लेकिन देखिए यहाँ पे इस क्रांति में वैश्याओं की भूमिका भी बहुत अहम है। और वैश्याओं की भूमिका क्या थी, चलिए मैं आपको जो है मेरठ की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन मेरठ की कहानी से पहले मैं बैरकपुर की जो छावनी में घटना घटित हुई है उसके विषय में भी बात करूंगा। और इसके अलावा नाना साहब के द्वारा जो क्रांति की डेट रखी गई है इसके विषय में भी हम बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, नाना साहब कानपुर से क्या थे, कानपुर से एक कहने का मतलब है कानपुर के एक शासक थे। मतलब होता ही है, आप ये समझिए 1818 में मराठों को अंग्रेजों ने पराजित किया। तो पराजित होने के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देके अंग्रेजों ने बिठूर के पास बैठा दिया था और वहां पे एक छोटी सी रियासत उन्हें प्रदान कर दी थी और साथ ही साथ उन्हें पेंशन भी दी गई थी। लेकिन ये पेंशन अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से दी थी, ऐसा अंग्रेजों का मानना था।
बाजीराव द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने ही परिवार से एक सदस्य थे जिनका नाम था नाना साहब, और नाना साहब का भी वास्तविक नाम है धोंदूपंत। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो नाना साहब को उन्होंने गोद लिया। अब होता यह है कि 1853-54 के आसपास नाना साहब की मृत्यु हो जाती है। जैसा भी मैंने अभी आपको बताया है कि इस समय गोद जो है प्रथा पर रोक लगाई गई है। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने जो बिठूर के आसपास की रियासत थी उसे हड़पने का प्रयास किया। नाना साहब ने अंग्रेजों से गुहार लगाई कि भाई मुझे पेंशन दो, लेकिन नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन प्रदान नहीं की। इसके लिए नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, और इन्होंने क्या काम किया था, 31 मई 1857 को क्रांति की डेट फिक्स की गई थी। नाना साहब ने अपने एक मंत्री अजीमुल्ला को विदेश भेजा, और ये लोग क्या किया, इस समय जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं ये लोग उन सभी से सहायता मांगते हैं। तो नाना साहब अजीमुल्ला को इस वजह से भेजते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई हिंदू क्या करता है, समुद्र पार करता है, तो उसका धर्म क्या हो जाता था, नष्ट। तो नाना साहब ने अजीमुल्ला को भेजा रूस, टर्की और जो अंग्रेजों के शत्रु देश है वहां पे। तो वहां से उन्हें ये इनपुट मिला कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा करो। और यही कारण था कि जब मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है तो मेरठ में जितने भी सैनिक हैं, मेरठ से ये सबसे पहले दिल्ली जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर क्या थे, मुगल सम्राट थे। अब मैं बात करता हूं कि क्रांति की जो ज्वाला भड़की, ये भड़की बैरकपुर से, आप सभी ने सुना होगा। देखिए हुआ क्या था, बैरकपुर में एक घटना घटित हुई। मंगल पांडे को जब पता चला कि जो नई बंदूक आई है और इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो उन्होंने चर्बी लगे कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया, और उन्होंने अपने 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूशन को गोली मार दी। अब लेफ्टिनेंट बाग तो जो है बाग हो गए भाई साहब, मतलब ये जो है निकल लिए, लेकिन ये जो बचे ह्यूशन, ये घायल हो गए थे, इनकी जान बच गई थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये घटना है 29 मार्च 1857 की, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब मंगल पांडे का एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है, जो जनरली आजकल सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे भी जान लें। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है, और मंगल पांडे पर मेजर जवाहर लाल तिवारी के द्वारा कोर्ट मार्शल का मुकदमा दायर किया गया, और इनके द्वारा जो है फिर क्या हुआ, लगभग 14 भारतीय सूबेदारों ने इस कोर्ट मार्शल में हिस्सा लिया था, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन गार्डन वो अंग्रेज था जिसने मंगल पांडे की इस जो घटना हुई है इसमें मुख्य सहायता की थी। और इसके बाद क्या होता है, ये चर्बी लगे कारतूस की घटना बैरकपुर छावनी में ही सिमट कर रह जाती है। अब ये घटना मतलब इसकी ये जो चर्बी लगे कारतूस की जो ये फुसफुलाहट है, मतलब ये जो खबर है, ये खबर आती है मेरठ में ये खबर जो है अप्रैल के लास्ट में आती है। तो यहाँ पे 85 सैनिक क्या करते हैं, इन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर देते हैं, और इन 85 सैनिकों को अंग्रेजों ने नंगा घुमा के और विक्टोरिया पार्क में क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया था। आज विक्टोरिया पार्क पे एक स्टेडियम बना हुआ है, आज वर्तमान में विक्टोरिया पार्क मेरठ में नहीं है, तो यहाँ पे एक स्टेडियम सा बना हुआ है। मतलब विक्टोरिया पार्क में पहले जेल थी, तो वो जेल नहीं है, अब एक पार्क ही बना हुआ है, और यहाँ पे लोग आजकल खेल खेलते हैं। तो इन स्थान पे इन 85 सैनिकों को बंद कर दिया था। अब देखिए मैंने आपको, हमारी जो वीडियो का थंबनेल है ये है 1857 की क्रांति में वैश्याओं की भूमिका। तो वैश्याओं की भूमिका क्या थी, इस समय जो है जो मेरठ में फौजी छावनी है या मेरठ में के जो लोग हैं, इस समय रविवार के दिन ये लोग मेरठ में क्या है, मेरठ में एक प्रोस्टिट्यूशन बाजार है, इनके वैश्याओं का मेरठ में एक बाजार था पहले। इस बाजार में ये फौजी लोग जो है मनोरंजन करने के लिए जाते थे। आप समझदार हो, बाकी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, खुल के मैं नहीं बता सकता। तो ये लोग जो है वहां पे मनोरंजन करने के लिए जाते थे। अब हुआ ये कि जब ये 85 सैनिक अंग्रेजों ने बंद कर दिए जेल में, तो इनमें से कुछ सैनिक क्या थे, इन वैश्याओं के पास जाते थे। तो अब क्या हुआ, जब दूसरे सैनिक इन वैश्याओं के पास गए, तो इन वैश्याओं ने उन सैनिकों को निकम्मा कहा कि तुम नामर्द हो, बेकारे हो, और उन्हें जो है गालियां दी कि तुम ऐसे बंदे हो कि अपने साथियों की भी रक्षा नहीं कर पाए। तो इन वैश्याओं ने क्या किया, दूसरे जो फौजी हैं इन्हें प्रोवोक किया, इन्हें मतलब एक तरीके से उकसाया,
और इसी उकसावे में आके ये जो है मेरठ से क्रांति होती है। तो मेरठ से क्रांति होने का जो कारण है उसमें वैश्याओं की भूमिका ये थी, और ये दिन था रविवार का। रविवार का दिन ये छुट्टी का दिन माना जाता था। तो इस समय अब ये भी याद रखें कि रविवार के दिन ही क्रांति क्यों हुई है। रविवार के दिन क्रांति इस वजह से हुई है कि ये जो फौजी हैं ये इस समय जो है यहाँ प्रोस्टिट्यूशन बाजार में जाते थे। तो इसी वजह से अब ये क्या हुआ, जब जैसे ही उन महिलाओं ने इन्हें प्रोवोक किया कि आप जो है इस तरीके से हो, तो उन्हें गुस्सा आया और ये लोग क्या हुए, छावनी में गए। वहां पे लोगों को इन्होंने एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद ये विक्टोरिया पार्क जाते हैं और विक्टोरिया पार्क जाके क्या करते हैं, इन 85 सैनिकों को छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ पे धन सिंह कोतवाल भी हुए हैं। धन सिंह कोतवाल की यहाँ पे मुख्य भूमिका है। धन सिंह कोतवाल ने क्या किया, इन ये जो फौजी यहाँ पे जेल में बंद थे उन्हें छुड़ाने में मुख्य भूमिका धन सिंह कोतवाल की भी यहाँ पे है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के विशेष में यहाँ पे बात नहीं कर सकता, तो क्योंकि बहुत लंबी हमारी वीडियो फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं केवल आपको संक्षिप्त शब्दों में ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो है फिर क्या करते हैं, ये लोग दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने का कारण क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि नाना साहब ने पहले ही फिक्स कर रखा था, लेकिन इन सैनिकों को कहां से इंफॉर्मेशन मिली कि हमें पहले दिल्ली ही जाना है। देखिए होता क्या है, जहां आज मेरठ में ओगरनाथ मंदिर है, यहाँ पे इस क्षेत्र को पहले काली पलटन के नाम से जाना जाता था। आज भी जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है काली पलटन है। अब काली पलटन का कॉन्सेप्ट ये था कि भारतीय को, मैंने जैसा भी आपको बताया कि भारतीय को अंग्रेज लोग काले मानते थे, और जो अंग्रेज लोग हैं इन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ भी भेदभाव ये था कि अंग्रेजों की जो छावनी है वो अलग थी और जो भारतीय है वे छावनी में अलग रहते थे। तो जिस क्षेत्र में भारतीय रहते थे उसे काली पलटन कहा जाता था, और यहाँ पे ओघड़नाथ यानी कि भगवान शिव का यहाँ पे मंदिर भी है। तो यहाँ से ये लोग एकत्रित होकर दिल्ली गए थे। लेकिन इससे पहले दिल्ली जाने का मैं जो कारण बता रहा था आपको, ये कारण ये था कि मेरठ में एक जगह है सूरजकुंड। आज सूरजकुंड जो है खेल बाजार के लिए विकसित है, लेकिन सूरजकुंड में जिस समय क्रांति हुई एक फकीर आकर रुका, और ये फकीर इन लोगों से यानी कि इन ये जो फौजी लोग हैं इन लोगों से वो आकर रोज मिलता था और वो इंस्ट्रक्शन देता था कि फलानी तारीख को क्या करनी है, विद्रोह करना है। नाना साहब ने पहले ही 31 मई को विद्रोह की डेट फिक्स की हुई थी, तो इन्हें पहले ही इनपुट मिला हुआ था कि 31 मई को हमें विद्रोह करना है। लेकिन जो ये तत्कालीन वैश्यों वाली जो घटना घटित हुई, इसकी वजह से ये विद्रोह जो है ये 10 मई को शुरू हुआ। और इसके बाद चूंकि सैनिकों को पहले ही संदेश मिला हुआ था कि आपको सबसे पहले दिल्ली पर जाना है, तो ये लोग दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली में इस समय जो मुगल शासक हैं ये हैं बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के पास जब मेरठ से सैनिक गए तो इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बस की विद्रोह करना नहीं है और ना ही मैं कोई लड़ना वड़ना जानता हूँ। लेकिन सिपाहियों ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वे जब नहीं माने तो सिपाहियों ने जबरदस्ती इन्हें भारत का मुगल सम्राट घोषित किया। देखिए मेरठ में विद्रोह 10 मई को हुआ, सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को मुगल सम्राट को यानी कि बहादुर शाह जफर को दोबारा से भारत का बादशाह घोषित किया गया था, और इसके बाद विद्रोहियों का दिल्ली पे कब्जा हो गया था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को ही जीता, और दिल्ली को जीतने का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि भारतीयों के पास वे हथियार उपलब्ध नहीं हो पाए जिसके माध्यम से क्रांति को दबाया जा सकता था। दूसरा कारण ये भी था कि भारतीय जो है भारतीयों में एकता का अभाव था। जैसे विद्रोह मेरठ में हुआ, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद फिर लखनऊ विद्रोह हुआ, फिर कानपुर हुआ, फिर झांसी हुआ, तो ये अलग अलग जगह पे विद्रोह हुए। सम्मिलित रूप से एक जगह एकत्रित होकर किसी ने विद्रोह नहीं किया, और ये अलग अलग जगह जो विद्रोह हुए इससे अलग अलग जगह पे अंग्रेजों ने दबाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें कोई ज्यादा आसानी भी नहीं हुई, और सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे भारतीय भी, कुछ भारतीय रजवाड़े भी अंग्रेजों के सहायक थे, जैसे सिंधिया फैमिली। इसके अलावा सिख और नेपाल के गोरखे, इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट हैं, आइए जान लेते हैं कुछ फैक्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके विषय में। देखिए ये वीडियो मैं आपको 2 पार्टों के माध्यम से बताऊंगा। तो पहले पार्ट में मैं कुछ यहाँ फैक्ट बताता हूँ, और उसके बाद की जो अगली घटना है ये हम अगली वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो कुछ जान लेते हैं फैक्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था। तो इस समय जो है मिर्जा
मिर्जा गालिब इस समय दिल्ली में थे। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, लेकिन ये विद्रोह के समय दिल्ली में थे। तो मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद जो है विद्रोह के समय ब्रिटेन की रानी, यहाँ पर मैं लिखता हूं ब्रिटेन की रानी कौन थी, तो इस समय ब्रिटेन की रानी है विक्टोरिया। जनरली जानते हैं ज्यादा बच्चे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते वो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया कि विद्रोह के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो इंग्लैंड का पीएम था विसेंट पामस्टर्न। विसेंट पामस्टर्न का भी ओरिजिनल नाम जो है क्या है, हेनरी जॉन टेम्पल। तो ये आप याद रखेंगे, इसका ओरिजिनल नाम है हेनरी जॉन टेम्पल। ठीक है, तो इस समय इंग्लैंड का पीएम है विसेंट पामस्टन और जिसका ओरिजिनल नाम हेनरी जॉन टेम्पल है। ये बहुत कम किताबों में है, रेयर क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके जवाब जनरली क्वेश्चन क्या है, भारत का गवर्नर जनरल कौन सा, तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। इस समय कंपनी का अध्यक्ष कौन है, तो कंपनी का अध्यक्ष इस समय मैकलंज है। इसके अलावा दिल्ली शास्त्रागार, शास्त्रागार आर्सेनल बोला जाता है इंग्लिश में। शास्त्रागार वो स्थान है जहां पे हथियारों को रखा जाता है। तो दिल्ली शास्त्रागार का प्रमुख है विलोबी। देखिए, इस व्यक्ति ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य भूमिका कैसे निभाई थी, ये व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही दिल्ली पे विद्रोहियों ने कब्जा किया तो इसने दिल्ली शास्त्रागार में आग लगा दी। यानी कि जो हथियार भारतीय सैनिकों को प्राप्त हो सकते थे वे हथियार भारतीय सैनिकों को प्राप्त नहीं हो पाए, और इसी वजह से जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे आक्रमण किया तो भाई साहब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लाठी डंडे बंदूक का सामना नहीं कर सकते। तो भारतीय सैनिक जो है इस वजह से ज्यादा हताहत हुए क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार उपलब्ध नहीं थे। तो उसका जो मेजर कारण था विलोबी के द्वारा शास्त्रागार को जलाना है। इसके अलावा कंपनी का जो सेनापति है, कंपनी का सेनापति है जॉर्ज एनिसन। ठीक है, और मुगल सम्राट जैसे मैंने आपको बताया है बहादुर शाह जफर है इस समय। और अंग्रेजों ने अंग्रेजों की सहायता किस किस ने की, तो अंग्रेजों की सहायता पटियाला, जींद, हैदराबाद और ग्वालियर की फैमिली ने। तो आप ये नोट करेंगे, पटियाला, जींद, हैदराबाद और ग्वालियर। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है किस विदेशी शक्ति ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो नेपाल के गोरखों ने भी यहाँ पे अंग्रेजों की सहायता की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा विद्रोह को दबाने में योगदान मैंने आपको बताया है, जैसे गोरखा, तो ये गोरखा नेपाल के हैं, और सिख रेजिमेंट। देखिए, गोरखा और सिख रेजिमेंट की यहाँ पे मुख्य भूमिका रहती है। और इसके अलावा 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है ये है रोटी और कमल। रोटी कमल का चिन्ह किसके द्वारा दिया गया था, देखिए ये एक है बाबा गुरुदास। अब बाबा गुरुदास कौन है, बाबा गुरुदास नाना साहब के गुरु थे। और इन्होंने ये चिन्ह देने का मेजर कारण ये था, इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने हमारी रोटी छीन ली, ठीक है, और हमें अपनी रोटी अंग्रेजों से हासिल करनी है। इसके बाद भारत कमल के समान खिल उठेगा। कमल चूंकि प्रोस्पेरिटी या फिर समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी लक्ष्मी माता है उन्हें भी कमल पर दर्शाया गया है। तो प्रतीक बनाए जाने का मेजर कारण ये था कि रोटी हमें हासिल करनी है, और इसके बाद भारत जो है कमल के समान दोबारा से समृद्ध या फिर प्रोस्पर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सैनिकों के वेश में लड़ने वाली एकमात्र महिला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर की एक नर्तकी थी जिनका नाम था अजीजन बाई। तो अजीजन बाई वो महिला है, इन्होंने सैनिक वेश में अंग्रेजों का सामना किया था। तो ये थी हमारी आज की 1857 की क्रांति का पहला पार्ट। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।